वेबर बहुत प्रैक्टिकल विचारक थे। उन्होंने माना कि पूर्ण वैल्यू फ्रीडम असंभव है, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरी तरह छोड़ा भी नहीं। उन्होंने एक कह सकते हैं कि 2 टियर्ड अप्रोच दिया। 2 टियर अप्रोच, ये क्या था? पहला टियर क्या था? पहला टियर था वैल्यू रेलेवेंस, मूल्य प्रासंगिकता, जिसे वो वर्थ बेस्ड कहते थे। वेबर ने कहा कि रिसर्च का विषय चुनते समय वैल्यूज का रोल होता ही है और वो अनिवार्य भी है, जरूरी भी है। आप वही चुनेंगे जो आपको समाज के लिए महत्वपूर्ण लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, और दूसरा टियर? दूसरा टियर था वैल्यू न्यूट्रलिटी या वर्ट फ्राइहाइट। यहाँ वेबर ने कहा कि एक बार आपने विषय चुन लिया, उसके बाद रिसर्च प्रोसेस मतलब डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जहां तक संभव हो ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत विचार, आपकी पसंद नापसंद नतीजों को प्रभावित न करें। लेकिन ये न्यूट्रलिटी हासिल कैसे करें, खास फिर जब आप इंसानों के सब्जेक्टिव मीनिंग्स का अध्ययन कर रहे हो, जैसा वेबर खुद करना चाहते थे? वेबर ने इसके लिए क्या टूल्स दिए? हाँ, वेबर ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल टूल्स दिए। पहला था वर्स्टेहिन। इसका मतलब है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, कर्ता के सब्जेक्टिव मीनिंग्स और मोटिवेशंस को उनके नजरिए से समझना। ये सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि एक रिगरस मेथड है जिसमें आप सबूतों के आधार पर व्याख्या करते हैं। दूसरा था आइडियल टाइप्स, आदर्श प्रकार। ये एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट्स या मॉडल्स हैं। ये असलियत से ही बनाए जाते हैं, पर उन्हें जानबूझकर सरल और तार्किक रूप से सुसंगत, लॉजिकली कंसिस्टेंट बनाया जाता है। ये असलियत का पूरा वर्णन नहीं करते, बल्कि तुलना के लिए एक ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। जैसे आदर्श नौकरशाही, आइडियल ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल। आप असल दुनिया की ब्यूरोक्रेसीज की तुलना इस आइडियल टाइप से करके समझ सकते हैं कि वो कितनी मिलती हैं और कहाँ अलग है। ये आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में मदद करता है, आपके वैल्यू कमिटमेंट से अलग। और तीसरा था कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। विभिन्न समाजों और समयों की तुलना करके पैटर्न्स पहचानना। इससे आपकी समझ गहरी होती है, रिगर बढ़ता है और सिर्फ एक केस पर आधारित सब्जेक्टिव व्याख्या का जोखिम कम होता है। तो वेबर का समाधान काफी बैलेंस्ड और नुआंस्ड था।